हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके पर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 14 को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15, राइट फ्रेंड्स। इस चैप्टर नंबर 15 में आर एस शर्मा प्राचीन भारत का इतिहास ओल्ड एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 15 में हम पढ़ेंगे प्रादेशिक राज्य और मगध का उदय। प्रादेशिक राज्य और मगध का उदय। मगध क्या है? मगध एक साम्राज्य है। इससे पहले वाली वीडियो में जैसे जब हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि जो बौद्ध धर्म में मगध साम्राज्य था, उस मगध साम्राज्य में जो वैदिक आर्य थे उनका प्रभाव थोड़ा कम था। इसी कारण से जो मगध साम्राज्य के जो लोग थे, जो मगध साम्राज्य के जो आम लोग थे, वो जो थे वो बौद्ध धर्म की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हुए थे, राइट। आज का अगर आप यूपी का इलाका, बिहार का उत्तरी इलाका देखोगे तो वहां पर जो प्राचीन समय में मगध साम्राज्य पाया जाता था, राइट। तो इन बारे में हम पढ़ेंगे। अगर मैं यहाँ पर एक भारत का नक्शा बनाऊं तो ये है हमारा प्यारा भारत, और इस प्यारे भारत के इस वाले क्षेत्र की बात अपन कर रहे हैं, राइट। इन वाले क्षेत्र की बात अपन करेंगे कि प्रादेशिक राज्य का उदय और मगध राज्य, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था और मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता से बाद अपन वैदिक सभ्यता, फिर अपन ताम्रकालीन सभ्यता, फिर जो पाषाण युग, हमने पाषाण युग के बाद जो ताम्रकालीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, वो अपन ने पढ़ी थी। तो जैसे जैसे हमने क्रम आगे बढ़ा था, वैसे वैसे हम पूर्व की दिशा की ओर क्या होते गए, बढ़ते गए। ये मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में अच्छे से समझाया है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जो वीडियो है उनको चैप्टर 1 से पढ़ोगे तो आपको चीजें जो है, इतिहास जो वो समझ में आएगा। क्योंकि इतिहास कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप कहीं बीच में से आकर पढ़ना शुरू कर दोगे। इतिहास एक सीक्वेंस है, इतिहास एक कहानी है। उसको समझने के लिए आपको कहानी समझनी पड़ेगी, राइट। तो आप अगर फर्स्ट वीडियो से अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको चीजें आसानी से समझ में आएगी, राइट फ्रेंड्स। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट बिंदु दिया हुआ है वो है बड़े राज्यों के उदय की स्थितियां। बड़े राज्यों के उदय, बड़े राज्यों के उदय की स्थितियां, बड़े राज्यों के उदय की स्थितियां, राइट। बड़े राज्यों के उदय की स्थितियां ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से, वही 500 समथिंग की बात हो रही है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का मतलब है एक चीज पहले चले जाओ। 6ठी शताब्दी मतलब 500 समथिंग। 500 समथिंग मतलब 512, 520, 530, 550, 570 बीसी, ये वाली चीजें है ना। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से यानी 500 बीसी में जब मगध साम्राज्य का उदय हुआ था, उसमें समय की बात है। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे के बढ़ते उपयोग ने बड़े प्रादेशिक राज्यों के गठन की स्थितियां पैदा कर दी थी। मतलब अगर मैं अपने भारत का एक नक्शा बनाऊं तो ये है हमारा प्यारा भारत। इस प्यारे भारत में 500 बीसी में, मतलब 500 ईसा पूर्व में, राइट, यानी 6ठी शताब्दी में पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी यूपी पूरा ये हो गया, इस यूपी का पूर्वी भाग, और पश्चिमी बिहार मतलब ये बिहार हो गया, तो इसका पश्चिमी भाग ये। तो इस वाले इलाके में लोहे के बढ़ते उपयोग से, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि कैसे जो प्राचीन भारत के लोग थे उन्होंने सबसे पहले पत्थर का यूज करना शुरू किया था, जिसे पाषाण युग कहते थे। फिर उसके बाद उन्होंने तांबे का यूज करना शुरू किया था और तांबे और पत्थर के मिलाकर उन्होंने औजार बनाने शुरू किए थे। फिर उसके बाद उन्होंने कांसे का यूज करना शुरू किया था। फिर कांसे के साथ उन्होंने टिन, जो तांबे के साथ उन्होंने टिन बनाना मिलाया था, उसे कांसा बनाया था, राइट। तो ये धीरे 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 जो समय आगे बढ़ता गया, फिर उन्होंने क्या करना शुरू किया, लोहे का यूज करना शुरू किया। किस चीजों का यूज करना शुरू किया, लोहे का यूज करना शुरू किया,
और जो औजार है वो उन्होंने लोहे से बनाने जो है वो शुरू किए। ये मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बहुत अच्छी तरह से समझाया है, राइट। तो जब उन्होंने लोहे का प्रयोग करना शुरू किया तो उसके कारण जो बड़े प्रादेशिक राज्य है उनके गठन की परिस्थितियां पैदा हुई। मतलब जब उन्होंने लोहे का प्रयोग करना शुरू किया, उस लोहे के बने औजारों से जब उन्होंने गंगा के जो मध्य मैदानी इलाका है वहां से जब उन्होंने जंगलों को काटना शुरू किया, उन जंगलों को काटकर उन्होंने कृषि योग्य भूमि में परिवर्तन करना शुरू किया, तो उस कृषि योग्य भूमि में उस लोहे के प्रयोग से जब उन्होंने हल से खोदना शुरू किया तो ये जो चीजें थी, ये जो क्षेत्र था वो बड़े प्रादेशिक राज्यों के रूप में उदय हुआ। लोहे के हथियारों से लेस, यानी अब लोहे कहां का यूज आता है वो बताया यहां पर। लोहे का जो उपयोग उन्होंने करना शुरू किया था, तो इस लोहे का उपयोग उन्होंने किन किन क्षेत्रों में किया था वो चीजें यहां पर उन्होंने बताई है। लोहे के हथियारों से लेस, पहला तो हथियार के रूप में, लोहे से केवल औजार ही नहीं बनाए जाते थे, लोहे से हथियार भी बनाए जाते थे। लोहे से क्या बनाए जाते थे? लोहे से हथियार भी बनाए जाते थे। योद्धा वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब लोहे से हथियार बनने शुरू हुए तो जो योद्धा वर्ग था, जो सैनिक थे, है ना, जो योद्धा वर्ग था, योद्धा वर्ग मतलब जो सैनिक थे, वो भी क्या होने लगे? मजबूत होने लगे। क्योंकि पहले तो वो क्या करते थे? छोटे औजारों का यूज करते थे, लेकिन अब लोहे के औजार यूज करने लगे, है ना, लोहे के हथियार यूज करने लगे। और लोहे के हथियार क्या है? अब वो ज्यादा जो है उससे सक्षम है अपने राज्य की रक्षा करने के लिए। तो जो योद्धा वर्ग है वो क्या हुआ? उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो गई। मतलब योद्धा वर्ग की जो इंपॉर्टेंस थी वो धीरे धीरे क्या होने लग गई? बढ़ने लग गई। नए कृषि उपकरण, उस लोहे का दूसरा उपयोग क्या था? कृषि के उपकरण। इस लोहे के बन आने के कारण जो कृषि के उपकरण थे वो नए नए उपकरण बनने लगे, जो किससे बने हुए थे? लोहे के बने हुए थे, राइट। और औजारों ने किसानों को खाद्य पूर्ति से अधिक खाद्यान्न उत्पादन में सक्षम बनाया। पहला तो लोहे के हथियार ने योद्धा वर्ग को सक्षम बनाया। दूसरा, लोहे के जो कृषि उपकरण थे, जो कृषि के औजार थे, उसने जो सरप्लस उत्पादन होता है, सरप्लस उत्पादन क्या होता है? सरप्लस। सरप्लस क्या होता है दोस्तों? पहले क्या होता था, जो कृषि करने वाले कृषक होते थे, है ना, पहले क्या होता था, मतलब पाषाण युग में, ताम्र पाषाण युग में, है ना, कांस्य युग में, उस समय क्या होता था, जो कृषक होते थे वो केवल उतना ही उत्पादन कर पाते थे जितना उनकी आवश्यकता होती थी, चाहे वो बहुत मेहनत करते थे। मतलब ये है कि पहले जो पाषाण युग था उसमें कृषक मेहनत तो बहुत करते थे, लेकिन वो केवल इतना ही उत्पादन कर पाते थे जितना उनकी आवश्यकता पूर्ति हो जाए। तो इसके कारण क्या होता था, जितने भी उस समय लोग थे सारे को कृषि करनी पड़ती थी, है ना, सब लोगों को कृषि करनी पड़ती थी, है ना, क्योंकि उनको सबको क्या करना है? अपना पेट पालना है। तो अपने पेट पालने के लिए सबको कृषि करनी पड़ती थी, है ना, क्योंकि इतनी ज्यादा कृषि तो होती नहीं थी कि सरप्लस हो जाए। लेकिन जब लोह युग आया, लोहे के औजार बनने लगे, उसके बाद क्या हुआ, जो कृषक है वो इतना तो उत्पादन करता ही था कि खुद के लिए आवश्यक हो जाए, साथ में वो सरप्लस भी उत्पादन करता था। सरप्लस का मतलब होता है वो इतना उत्पादन करता था कि उसकी खुद की पूर्ति तो हो जाए, उसके बाद जो बचा हुआ सामान है, जो कृषि का जो अनाज है, वो अनाज वो क्या करता था? बाजार में बेचता था। क्या करता था? बाजार में बेचता था। तो क्या हुआ, लोहे के औजार बनने से जो सरप्लस उत्पादन है वो होने लगा, जिसके कारण जो खाद्यान्न आपूर्ति है वो अधिक खाद्यान्न उत्पादन में, यानी खाद्यान्न आपूर्ति जो उस समय समाज में जो है वो अच्छी तरह से क्या होने लगी? पूर्ण होने लगी, राइट। सैन्य और प्रशासनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए राजकुमारों द्वारा कर के रूप में अतिरिक्त उत्पादन एकत्र किया जाने लगा। अब इस सरप्लस उत्पादन के कारण क्या हुआ? पहला कारण तो क्या हुआ कि ज्यादा सरप्लस उत्पादन होगा तो दूसरे व्यापार भी फले फूलेंगे, है ना। क्यों फले फूलेंगे? देखो, अगर कृषक है, मान लो उस कृषक को आवश्यकता है 10 किलो अनाज की एक महीने में, मान लो एक कृषक जो है उसको 10 किलो अनाज की एक महीने की आवश्यकता है, लेकिन वो कृषि करके कितना अनाज उत्पादन करता है? 100 किलो अनाज उत्पादन करता है ना। 10 किलो अनाज उसकी आवश्यकता के लिए आवश्यक है हर एक महीने का, लेकिन उसने अपनी कृषि से कितना उत्पादन किया? 100 किलो उत्पादन किया। मतलब 90 किलो उसके पास क्या है? सरप्लस है, राइट। 90 किलो उसके पास क्या है? सरप्लस है।
अब अगर ये 90 किलो जो है, 90 केजी जो है उसके पास सरप्लस है, तो इससे फायदा क्या होगा? अब ये 90 केजी जो सरप्लस है वो क्या करेगा? बाजार में बेचेगा। अब बाजार में कौन खरीदेगा इसको? कोई किसान तो खरीदेगा नहीं, क्योंकि उस किसान के पास भी तो दूसरा जो किसान होगा वो थोड़ी खरीदेगा इसको, क्योंकि वो किसान भी तो कृषि कर रहा है, उसके पास भी तो अपनी खेती से गेहूं प्राप्त होंगे। तो इस बाजार में जो गेहूं उपलब्ध होगा 90 किलो, जो इस कृषक ने सरप्लस के रूप में उत्पादन किया है, वो अब कौन खरीदेगा? जो दूसरा व्यापार करता है वो खरीदेगा। जैसे मान लो उस समय कोई जूते का व्यापार करता है ना, जैसे मान लो कोई उस समय लोहे का व्यापार करता है ना, तो ऐसे जो कोई कृषि, जैसे कोई जो शिल्पकार है कोई, तो ये जो शिल्पकार है वो क्या करेंगे? इस सरप्लस को क्या करेंगे? यूज करेंगे। यानी वो जो है बाजार से इस सरप्लस को खरीदेंगे और अपने जूते जो है, या फिर अपने जो भी वो काम करते हैं, मान लो कोई शिल्पकार है तो अपनी जो शिल्पकारी है, इन चीजों को वो क्या करेगा? बेचेगा, है ना। तो इस कारण से क्या हुआ? इस अतिरिक्त उत्पादन से पहला लाभ तो ये हुआ। दूसरा लाभ क्या हुआ? अगर कोई किसान पहले कितना, मान लो पहले 10 किलो उत्पादन करता था, तो राजा अगर टैक्स लेगा तो मान लो राजा 1% टैक्स लेता है। मान लो राजा कितना टैक्स लेता है? 1%। मान लो राजा 10%, 1% नहीं मानते अपन, 10% मानते हैं आसानी के लिए। मान लो राजा 10% टैक्स लेता है उस समय, मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो 10 किलो का 10% कितना हो जाएगा? 1 रुपया। मतलब राजा 1 रुपया टैक्स लेगा, 1 रुपया टैक्स लेगा राजा। लेकिन क्योंकि अब कृषक 10 किलो नहीं, अब तो कृषक लोहे के औजार बनने से 100 किलो उत्पादन करता है, तो अब राजा कितना टैक्स लेगा? 10 रुपए टैक्स लेगा, यानी 10 बोरी की अनाज लेगा मान लो, है ना। पहले 1 बोरी की अनाज की बोरी ले रहा था, अब 10 बोरी अनाज लेगा टैक्स के रूप में, तो राजा को भी तो फायदा है। तो इस कारण से यहाँ कहा जा रहा है कि सैन्य और प्रशासनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए राजकुमारों द्वारा कर के रूप में अतिरिक्त उत्पादन एकत्र किया जाने लगा। मतलब अब जो टैक्स के रूप में अतिरिक्त उत्पादन राजा को मिलने लगा, और इस अतिरिक्त उत्पादन से राजा की सेना भी मजबूत होने लगी, राजा को जो प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी क्या होने लगा? मजबूत होने लगा, राइट। तो इस सरप्लस उत्पादन से 2 लाभ हुए। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में, मतलब 400 समथिंग में विकसित कस्बों के लिए भी अधिशेष उपलब्ध कराया जाने लगा। अभी मैंने बताया, अब जैसे कि ये कस्बा है, कस्बा मतलब जहां पर व्यापार होता है। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कस्बा किसे कहते हैं। कस्बा मतलब ऐसा क्षेत्र जहां से आसपास के पड़ोस के बहुत सारे व्यापारी आते हैं अपना माल बेचने के लिए। मतलब ये समझ लो मंडी, आज की जो मंडी होती है ना, मंडी या फिर शहर जो होता है जहां पर व्यापारी रहते हैं, तो वैसा कस्बा होता था। अब उस कस्बे में क्या होगा? सारे व्यापारी रहेंगे। तो वही बात कह रहे हैं, ये क्या है? विकसित कस्बा है, मतलब यहाँ कोई कृषि का कार्य नहीं करता है। मान लो एक और क्षेत्र है, ये उसके पास क्षेत्र है कृषि क्षेत्र है, और इस कृषि क्षेत्र में क्या करते हैं? कृषक जो है कृषि करते हैं। अगर इस कृषि क्षेत्र में कृषि करने वाले जो कृषक है, मतलब जो किसान है, वो ज्यादा उत्पादन करेंगे तो क्या करेंगे? मैंने जो ये कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया था, ये अपना माल व्यापारी को बेचेंगे और व्यापारी जो अपना व्यापार आराम से कर सकेंगे, है ना। तो इस हिसाब से यही बात कहना चाहते हैं कि ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में जो विकसित कस्बे हैं उनके अधिशेष भी जो है उपलब्ध कराया जाने लगा। जो अधिशेष कृषि सरप्लस जो है, वो भी सरप्लस जो है इन व्यापारियों को, इन कस्बों को, जो विकसित कस्बे हैं उनको उपलब्ध कराया जाने लगा। इन भौतिक लाभों ने स्वाभाविक रूप से लोगों को पड़ोसी क्षेत्र के लोगों की तुलना में अपने देश में रहने के लायक बनाया। मतलब इन भौतिक लाभों से, है ना, ज्यादा उत्पादन होने से जो लोगों को पड़ोसी क्षेत्र के लोगों की तुलना में अपने देश में रहने के लायक बनाया। यानी पहले क्या होता था? कृषि कार्य उत्पादन नहीं होता था, तो लोग उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले जाते थे। तो इसलिए जो ये कृषि कार्य जब इतना बढ़ने लगा लोहे के औजार के कारण, तो इस कारण से लोग अब दूसरे क्षेत्र में नहीं जाने लगे और अपने ही क्षेत्र में जो है रहने लगे, और अपने ही क्षेत्र में जो है वो कृषि कार्य करने लगे, राइट। शहरों में अपने कार्यान्वयन केंद्र निर्मित के साथ बड़े राज्यों के उदय ने प्रादेशिक विचार की भावना को सुदृढ़ किया। लोग अब अपने जन तथा जनजाति से अधिक अपने जनपद या अपने इलाकों के प्रति निष्ठा रखने लगे। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया कि जन किसे कहते हैं और जनपद किसे कहते हैं। जब मैंने आपको पाषाण काल पढ़ाया था तब मैंने आपको अच्छे से समझाया था जन किसे कहते हैं और जनपद किसे कहते हैं। तो इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है
कि आप जो ये वीडियो है वो अगर क्रम से देखोगे तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप बीच बीच में से देखोगे तो बहुत सारे कंफ्यूजन आपके मन में रहेंगे। तो जन का मतलब होता है पहले जो राजा था, पहले जो शासक था, वो क्या था, उस जनजातीय क्षेत्रों के लोगों का पर शासन करता था। मतलब वो उस लोगों का शासक था, वो उन लोगों का राजा था, है ना। इस राजा का, इस शासक का उस क्षेत्र विशेष से कोई संबंध नहीं था। मान लो मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूं, एक कोई लोगों का संगठन है, उसमें 100 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 100 व्यक्ति है, ठीक है। इस संगठन में कितने? 100 व्यक्ति हैं। अब जो जन का मतलब होता है, जो राजा है, जो शासक है, वो उन 100 लोगों का शासक है, वो उन 100 लोगों का राजा है। मतलब अगर ये 100 लोग इस इलाके को छोड़कर किसी दूसरे इलाके में चले जाते हैं, तब भी ये राजा या शासक उन 100 लोगों का क्या रहेगा? शासक रहेगा। मतलब ये राजा और शासक जो है इन 100 लोगों का शासक है, उसका इस क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है। लेकिन आगे जनपद आया। जनपद मतलब अब राजा और शासक जो है वो लोगों का शासक नहीं रहा, अब वो किसका शासक बन गया है? अब वो क्षेत्र विशेष का शासक बन गया है। क्षेत्र विशेष का शासक कैसे बन गया है? जैसे देखो, मान लो ये कोई एरिया है, मान लो ये कोई राज्य है। जैसे आज राजस्थान राज्य, बिहार राज्य, मध्य प्रदेश राज्य एक नहीं है। मान लो ये कोई राजस्थान राज्य, ये राजस्थान राज्य। तो जनपद में क्या होता था, राजा जो है इस राजस्थान का राजा है। किसका राजा है? इस राजस्थान राज्य जो क्षेत्र है उसका राजा है जनपद में, यानी उस क्षेत्र का राजा, उसकी जमीन उसके पास है। राजा के पास, राजा किस पर शासन कर रहा है? उस जमीन पर शासन कर रहा है। उस जमीन के अंदर जितने भी लोग हैं उस पर शासन कर रहा है। उस जमीन के अंदर जितनी भी वस्तु है उसकी है, वो राजा की है। तो ये होता था जनपद। लेकिन जन में क्या था? वो केवल और केवल लोगों पर शासन करता था। किसके ऊपर? लोगों पर। जो जनजातीय समूह होता था उसके ऊपर शासन करता था, उसका क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं था। अगर ये 100 लोग अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पे चले जाते हैं, तब भी उस लोगों का राजा कौन रहेगा? यही रहेगा। वो जगह छोड़कर फिर से तीसरी जगह पे जाते हैं, तब भी उन लोगों का शासक जो है वो वही रहेगा, है ना। जबकि इसमें क्या है, जनपद में इस क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, चाहे वो बाहर से आए हो, चाहे वो अंदर से अगर कोई बाहर चला गया है, तो फिर वो उस राजा के शासन के अंदर नहीं आएगा। बाहर से कोई अगर अंदर आया है तो उस शासक राजा के अंदर वो आएगा। तो ये होता है जन और जनपद में अंतर, राइट। तो अब जो है राजा किसके प्रति निष्ठा रखने लगा? जनपद के प्रति निष्ठा रखने लगा। अब जन के प्रति निष्ठा नहीं रखने लगा वो राजा जो है ना, जो शासक जो है वो। अब देखो शुरू में क्या था? जन बना, बताया ना मैंने, फिर जनपद बना, फिर बना एक और महाजनपद। तो अब ये महाजनपद क्या होता है? जन मैंने समझ लिया, जनपद भी समझ लिया, तो ये महाजनपद क्या होता है? महाजनपद मतलब होता है ऐसी जनपद जो बहुत बड़ी है, जो बहुत ताकतवर है ना। उस समय ऐसी जनपद जो बहुत बड़ी है, जो बहुत ताकतवर है, जिसका राज्य क्षेत्र बहुत क्षेत्र पर फैला हुआ है, जो बहुत प्रभावशाली है, जिसके पास बहुत धन है, वो जो जनपद है वो बन गई महाजनपद। महा मतलब बड़ी, बड़ी जनपद उसे कहते हैं महाजनपद। अब महाजनपद कितनी थी? 16 महाजनपद थे। कितने जनपद थे? इन जनपद तो बहुत सारी थी, जनपद तो बहुत सारी थी। इन जनपद में से जो थी, जो महान थी, जो बड़ी थी, वो थी 16। इन्हीं 16 जो जनपद है उसको कहा गया है महाजनपद। क्या कहा गया है? महाजनपद। यानी ऐसी जनपद जो महान है उसे कहा गया है महाजनपद। वो कितनी थी? 16 थी, राइट। तो उसके बारे में दूसरा बिंदु दिया गया है, महाजनपद, राइट। और ये सब कब हो रहा है? ये सब हो रहा है उत्तर वैदिक काल के बाद में, मतलब 500 बीसी के बाद में, है ना। क्योंकि हमने पढ़ा था कि उत्तर वैदिक काल 500 बीसी में खत्म हुआ और मगध साम्राज्य में जो नए साम्राज्य की शुरुआत हुई, जो राजा बने, है ना, बिंबिसार, अपन पढ़ेंगे आगे, जो उनकी जो शुरुआत है वो कब हुई? 500 बीसी के आसपास। कब हुई?
500 बीसी के आसपास, राइट। हम देख सकते हैं कि वैदिक काल के अंत में कुछ जनपदों का उदय हुआ। मैंने अभी बताया आपको, जो वैदिक काल का अंत था, अंत मतलब वही उत्तर वैदिक काल का अंत। वैदिक काल मतलब क्या हो गया, उसमें उत्तर वैदिक काल भी आ गया। तो वैदिक काल का अंत मतलब क्या हो गया, उत्तर वैदिक काल का अंत। तो इस उत्तर वैदिक काल के अंत में बहुत सारे जो जनपद हैं उनका क्या हुआ, उदय हुआ। हालांकि ईसा पूर्व 500 के आसपास कृषि और बसावट की प्रगति के साथ ये एक सामान्य विशेषता बन गई। मतलब ये जो जनपद है वो एक आम विशेषता बन गई कि जैसे जैसे कृषि की पैदावार बढ़ती गई, जैसे जैसे लोहे का उपयोग होता गया, जैसे जैसे जंगलों का साफ सफाया होता गया, जैसे जैसे उन जंगलों को कृषि योग्य भूमि में बदला जाने लगा, वैसे वैसे इन जनपदों का उदय होना एक आम बात हो गई, राइट। ईसा पूर्व 450 के आसपास अफगानिस्तान और दक्षिणी पूर्वी मध्य एशिया, दक्षिणी पूर्वी मध्य एशिया तक फैले 40 जनपदों का उल्लेख पाणिनि द्वारा किया गया है। पाणिनि, अपन पढ़ेंगे पाणिनि के बारे में। पाणिनि की रचना किसने की थी? पाणिनि की रचना, पाणिनि कौन था, लेखक था क्या यानी ग्रंथ था? देखो इसका पाणिनि, ठीक है। देखो पाणिनि क्या है, पाणिनि एक लेखक है। पाणिनि क्या है, पाणिनि एक लेखक है। पाणिनि ने रचना की थी अष्टाध्यायी की, अष्टाध्यायी। तो इस अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। कौन है? पाणिनि, राइट। इस अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। अष्टाध्यायी क्या है, ग्रंथ है। तो इसकी लेखक रचना की थी पाणिनि। इस पाणिनि नामक लेखक ने जो अष्टाध्यायी है उसमें उन्होंने बताया कि जो भारत का है ना, जो अफगानिस्तान है ना, जो दक्षिणी पूर्वी मध्य एशिया है, दक्षिणी पूर्वी मतलब जो अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान के इधर वाला क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी जो एशिया है, दक्षिणी पूर्वी मध्य एशिया, उन समय उस जगह पर जो है 40 जनपद जो है, कितनी? 40, यानी 40 जनपदों का उल्लेख जो है वो पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में किया है, राइट। मतलब ये बता रहे हैं कि उस समय कितनी जनपद थी। देखो 40 जनपद, उन्होंने 40 जनपदें तो इन्होंने उल्लेख किया है, न जाने और इसके अलावा कितनी और जनपद होगी। मैंने बताया ना 16 तो क्या थी, महाजनपद थी। 16 तो क्या थी, महाजनपद थी। लेकिन जनपद तो बहुत सारी थी। ये तो वो थी जो महान थी, जनपद तो बहुत सारी थी। जनपद इन्होंने कितनी उल्लेख बताई है, 40 जनपदों का उल्लेख जो है पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी जो ग्रंथ लिखा था उसमें उन्होंने किया है, राइट। ये क्वेश्चन आता है, पाणिनि द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है, अष्टाध्यायी। हालांकि दक्षिणी भारत का प्रमुख हिस्सा इसमें शामिल नहीं था। मतलब जितनी भी ये जनपद थी ना, उसमें दक्षिणी भारत का जो हिस्सा शामिल नहीं था। एक जनपद थी दक्षिणी भारत की अश्मक, अपन पढ़ेंगे आगे जब महाजनपद थी। एक महाजनपद थी दक्षिणी भारत की अश्मक। इसके अलावा अधिकतर जो जनपद थी, जो महाजनपद थी, वो कहाँ थी, भारत के उत्तरी क्षेत्र में थी। कहाँ थी, भारत के उत्तरी क्षेत्र में ये मौजूद थी। जबकि दक्षिणी भारत में इतनी सारी जनपदें और महाजनपद नहीं थी। पाली ग्रंथों से, पाली ग्रंथ मतलब वही बात आ गई, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था मैंने कि गौतम बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म है उसमें किसकी भाषा का प्रयोग किया है, पाली। तो पाली ग्रंथ क्या हो गए, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है वो हो गए। तो पाली ग्रंथों में से पता चलता है कि जनपदों का विकास महाजनपदों में हुआ। मतलब यही जनपद आगे चलकर क्या बनी, महान बन गई। और इन्हीं महान जनपदों को कहते हैं महाजनपद। जो बड़े राज्य या देश थे, मतलब सिंपल सी चीज है, आप इसको समझ सकते हो। भारत ले लो आप, ये अपना प्यारा भारत, इस प्यारे भारत में बहुत सारे राज्य होंगे जो छोटे छोटे राज्य, जैसे गोवा हो गया है ना, जैसे ये सिक्किम हो गया, जैसे और छोटे छोटे राज्य, जैसे देखो हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, छोटे राज्य। यूं समझ लो कि ये जो छोटे हैं वो जनपद है, यूं समझ लो एग्जाम्पल से। और जो बड़े बड़े हैं जैसे यूपी, जैसे राजस्थान, जैसे मध्य प्रदेश, जैसे गुजरात, जैसे महाराष्ट्र, ये बड़े बड़े, तो इनको आप यूं समझ लो ये महाजनपद है। क्या है, महाजनपद है। तो महाजनपदों का आकार बड़ा था, जनपदों का आकार छोटा था। और क्या था,
जैसे वही, जैसे आज अपन राज्य कहते हैं, ये सब क्या है, राज्य ही तो है। तो यही राज्य क्या है, जनपद है। और यही राज्य क्या है, महाजनपद है। जो बड़े राज्य हैं वो महाजनपद है, जो छोटे राज्य हैं वो जनपद है, यूं समझ लो। तो जो बड़े राज्य या देश हैं, आज तो जिसे अपन राज्य कहते हैं, उस समय तो ये देश ही समझ लो, क्योंकि एक देश, एक जन राज्य में क्या होता था, एक राजा, एक जनपद का एक राजा होता था, एक महाजनपद का एक राजा होता था। तो इस हिसाब से उनको अपन देश कह सकते हैं, और आज के संदर्भ में अपन उसे राज्य कह सकते हैं ना, ऐसे समझ सकते हो आप। इन ग्रंथों में 16 का उल्लेख है, इसमें से 9 का उल्लेख पाणिनि ने किया है, जो महाजनपद नहीं बल्कि जनपद है। बुद्ध काल में हमें महाजनपद नामक 16 बड़े राज्य मिलते। बुद्ध काल में, जब अपन बुद्ध काल में आए, तब अपने को उल्लेख मिलता है 16 महाजनपदों का। जो बुद्ध का जो ग्रंथ है, उसका नाम है, जो बौद्धों द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है, उसमें जो ये महाजनपदों का उल्लेख उन्होंने किया है। ये जो बुद्ध काल है, उस बुद्ध काल में एक लिखा गया था ग्रंथ अंग्युत्तर निकाय। अंग्युत्तर निकाय, ये अंग्युत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। क्या है, बौद्ध ग्रंथ। इस बौद्ध ग्रंथ में इन 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, राइट। तो इन 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी कब मिलती है, बुद्ध काल में मिलती है, जिसमें एक बौद्ध ग्रंथ अंग्युत्तर निकाय, उसमें इन 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है उस समय किया गया था, राइट। इसमें से अधिकांश का उदय ऊपरी और मध्य गंगा के मैदानों में हुआ, जिसमें गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियां शामिल है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये जो जनपद है, ये जो महाजनपद है, वो ज्यादातर आपको मिलेगी गंगा के, है ना, यमुना नदी के, और इनकी सहायक नदियां जो है, ये गंगा नदी और ये यमुना नदी। इस गंगा नदी, है ना, और ये जो यमुना नदी है, इन यमुना नदी और गंगा नदी के अलावा इसकी जो सहायक नदियां है ना, सोन नदी हो गई, गंडक, घाघरा, ये जो नदियां हैं, इन सहायक नदियों के किनारे किनारे जो है हमें ये जनपद और महाजनपद जो है अपने को क्या होगी, मिलेगी। मतलब ये जनपद और ये जो महाजनपद है वो ज्यादातर कहाँ है, इन क्षेत्रों के आसपास जो है वो फैली हुई, जिनकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंग्युत्तर निकाय से मिलती है, राइट। समझे फ्रेंड्स। जनपद क्या है, एक राज्य है। महाजनपद क्या है, वो भी एक राज्य है। आज जैसे अपन राज्य कह सकते हैं, उस समय में उनको देश कहते थे, क्योंकि हर जनपद का एक राजा होता था, है ना। हर महाजनपद का भी अपना एक राजा होता था, तो उसको देश कह सकते हैं। जैसे आज अपने राष्ट्रपति होता है कि नहीं होता है, पीएम, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वैसे उस समय होते थे, राइट। वे ज्यादातर विंध्य के उत्तर और पश्चिम की सीमाओं से लेकर बिहार तक फैले हुए थे। मतलब वही बात बताइए, अगर ये अपना प्यारा भारत, इस प्यारे भारत के ज्यादातर जनपद जो है वो गंगा नदी, यमुना नदी, इनकी सहायक नदियों, इनके किनारे किनारे स्थित है, और ये विंध्य पर्वतमाला इसके उत्तर में यानी यहाँ पर, और पश्चिम उत्तर में, और पश्चिम उत्तर यानी यहाँ पर से लेकर बिहार तक, मतलब यहाँ तक फैले हुए हैं। मतलब ये ज्यादातर आपको इन क्षेत्रों में मिलेंगे। इसमें मगध आ गया। कौन कौन सी जनपद हो गई, ये अपन उसमें पढ़ेंगे जब मैं नोट्स के रूप में आपको लुसेंट पढ़ाऊंगा, उसमें अच्छे से दिया गया है। मगध हो गई, कौशल हो गई, वत्स हो गई, अवंती हो गई, ये शक्तिशाली थी, और इनकी अपनी अपनी राजधानियां भी थी, है ना। जैसे कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, वत्स की राजधानी थी, जैसे अवंती की राजधानी थी उज्जैन। ऐसे उनकी अपनी अपनी राजधानियां भी थी। जैसे आज राज्य की राजधानी होती है कि नहीं होती, वैसे उस समय उनकी राजधानियां भी जो थी। और उसमें जो मगध है, जो कौशल है, जो वत्स है, जो अवंती है ना, ये शक्तिशाली थे। मगध यानी जनपद तो थे ही, उन जनपदों में से जो महान थे उसे महाजनपद कह दिया। उन महाजनपदों में से भी कुछ ऐसी महाजनपद थी जो शक्तिशाली थी, और उसी में एक एग्जाम्पल आता है मगध का। किसका आता है, मगध का। और यही मगध एक महाशक्तिशाली महाजनपद बन गई, जिसने आगे चलकर बहुत सारी जनपदों को अपने अंदर जो है वो मिला लिया, राइट। मतलब जनपदों में से भी महाजनपद, और महाजनपदों में से भी कुछ शक्तिशाली महाजनपद, और उसमें से भी सबसे टॉप पर है जब मगध, उसमें से भी सबसे टॉप पर है मगध। अब ये मगध टॉप पर क्यों थी, इसके भी बहुत सारे कारण है ना, वो भी हम पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे,
राइट। पूर्व में हम अंग के बारे में सुनते हैं, अंग भी एक जनपद है। पूर्व मतलब भारत का जो पूर्वी भारत है, भारत का जो पूर्वी अंग है ये, यहां पर अपन अंग के बारे में सुनते हैं। अंग भी एक जगह है जिसमें आधुनिक जिले मुंगेर और भागलपुर शामिल है। चंपा में अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। चंपा में इसकी राजधानी थी, जो कि ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी। अंग है, यहां पर है ये अंग, इसकी राजधानी थी चंपा। वो अपन आगे पढ़ेंगे अच्छे से, यह तो आपको बस समझना है थोड़ा सा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और है ना, जो कि ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में बस्तियों के संकेत दिखाती है। मतलब ये राज्य था अंग, यानी ये महाजनपद थी अंग। इस अंग की राजधानी थी चंपा, इस अंग की राजधानी थी चंपा, राइट। जो ये बताती है, यानी ये बताते हैं कि उस समय यहां पर जो है वो बस्तियां बसी हुई थी, राइट। क्या थी? बस्तियां थी उस समय यहां पर, राइट। और वहां उसी शताब्दी का एक मिट्टी का किला भी मिला है। मतलब इस चंपा में उस समय के मिट्टी का किला मिला है। सोचो, किला है ये, किससे बना हुआ है? मिट्टी का किला मिला है उस समय में अवशेष के रूप में। अंततः अंग साम्राज्य के विलय अपने शक्तिशाली पड़ोसी मगध में कर दिया। मैंने आपको बताया अभी, देखो सबसे पहले क्या था? जनपद। इन जनपद में भी सबसे ताकतवर जो थी उन्हें महाजनपद। इन महाजनपद में भी बहुत सारी ऐसी थी जो बहुत ज्यादा ताकतवर थी, जैसे मगध, जैसे कौशल, जैसे वत्स, जैसे अवंती। इन 4 जो महाजनपद जो शक्तिशाली थी, इन महाजनपदों में से भी, उनमें भी महाशक्तिशाली थी सबसे मगध। यानी यूं समझ लो सबसे बड़ा ताकतवर कौन हो गया? मगध। और इसके भी बहुत सारे कारण है, मगध ऐसे ही ताकतवर नहीं था, बहुत सारे कारण आगे हम पढ़ेंगे कि मगध क्यों इतना ताकतवर था। तो मगध ने क्या किया? ये जो अंग था उसको धीरे धीरे अपने साम्राज्य में मिला दिया। मगध ने तो यही किया था। मगध तो यहां था, मगध क्या था? भारत के इस क्षेत्र में था मगध। मगध जो था वो भारत के, मगध भारत के ही क्षेत्र में था, अंग यहां पर था। मगध ने धीरे धीरे विस्तार करना शुरू किया, यहां से ऐसे करता करता इसने जो भी आसपास के इसमें जनपद आई, जो भी महाजनपद आई, उनको क्या कर दिया? अपने अंदर मिला लिया, राइट। तो इसने अंग साम्राज्य को भी अपने अंदर मिला लिया, राइट फ्रेंड्स। तो धीरे धीरे इस मगध साम्राज्य ने अपना विस्तार करना शुरू किया और आसपास में जितने भी दूसरे महाजनपद थे, जनपद थे, उनको अपने अंदर मिलाना उन्होंने शुरू कर दिया, राइट। पटना एवं गया के, पटना मतलब बिहार में, गया भी बिहार में, के पूर्ववर्ती जिले और शाहबाद के कुछ हिस्से को अपनाकर मगध उस समय का अग्रणी राज्य बन गया। इसकी पहली राजधानी राजगीर थी। यानी मगध धीरे धीरे सबको मिलाकर अग्रणी राज्य, मतलब सबसे श्रेणी में सबसे पहला राज्य बन गया। और इसकी जो पहली राजधानी थी वो राजगीर थी। यानी उसके जो राजा बने ना मगध का धीरे धीरे राजा बनते गए। एक राजा बना, उसके बाद उसका पुत्र राजा बना, उसके बाद उसका पुत्र राजा बना। जैसे जैसे राजा चेंज होते गए, उन्होंने अपनी राजधानियों को भी समय के हिसाब से, आवश्यकताओं के अनुसार जो है वो चेंज करना शुरू कर दिया। तो पहली राजा ने जो राजधानी बनाई थी वो राजगीर बनाई थी। और राजगीर का अर्थ होता है राजा का घर। राजगीर का हिंदी में अर्थ क्या होता है? राजा का घर। तो यहाँ पर कौन रहता था? जो मगध साम्राज्य का जो राजा था वो यहाँ पर रहता था। तो राजगीर मतलब होता है राजा का घर, जो मगध साम्राज्य की फर्स्ट राजधानी थी, राइट। उसके बाद पाटलिपुत्र हो गई। उसके बाद क्या हुआ? जो राजा है उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र, यानी आज का जो पटना है, उसको उन्होंने अपनी राजधानी बना लिया। क्यों बनाई चेंज? इसके बहुत सारे कारण थे ना। बहुत सारे कारण का मतलब होता है कि जैसे राजगीर जो उस समय शायद इतना जो रक्षा के हिसाब से इतनी महत्वपूर्ण ना रही हो, इसलिए उसने अपनी राजधानी चेंज कर ली हो, है ना। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो दूसरी राजधानी इसकी पाटलिपुत्र हो गई। दोनों किलेबंदी और शक्तिशाली थी। मतलब ये राजधानी राजगीर और पाटलिपुत्र दोनों क्या थे? किलेबंद थे। किलेबंद मतलब ये पाटलिपुत्र मान लो, इसको पूरे के आसपास किला बनाया गया था, किले से घेर दिया गया था, और शक्तिशाली थी ये। और ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के आसपास इसके बसने के निशान मिलते हैं। 5वीं शताब्दी मतलब 400 समथिंग के आसपास जो है ये पाटलिपुत्र जो है बसा था उस समय, ऐसे अपने को संकेत अवशेष के रूप में मिलते हैं।
गंगा के उत्तर तिरहुत तिरहुत मंडल में वज्ज राज्य स्थित था। एक और राज्य का नाम आया वज्जी। एक और राज्य कौन सा था? वज्जी। तो वज्जी भी एक और राज्य था जो मगध के आसपास स्थित था, जिसमें 8 राजवंश थे। हालांकि सबसे शक्तिशाली राजवंश लिच्छवी थी। लिच्छवी राजकुमारी अपन ने पढ़ा था, पता है, जब अपन ने बौद्ध धर्म पढ़ा था, जैन धर्म पढ़ा था हमने, जैन धर्म, जब अपन ने जैन धर्म पढ़ा था, जैन धर्म की जो माता थी त्रिशला, जैन धर्म की माता मतलब जो जैन धर्म के एक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, उनकी जो माता थी त्रिशला, वो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। ये हमने पढ़ा था, याद करो। पहले वाली वीडियो में हमने जस्ट जैन धर्म जब बौद्ध धर्म पढ़ा था, उस वाली वीडियो में हमने फर्स्ट या सेकंड वाली जो पार्ट है उसमें मैंने तुमको बताया था कि जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनकी माता का नाम था त्रिशला, और वो जो त्रिशला थी उनकी माता, वो राजा जो थी वो लिच्छवी के राजा चेटक जो थे उनकी क्या थी? बहन थी। मतलब लिच्छवी क्या हो गया? लिच्छवी एक राज्य हो गया। तो वही कह रहे हैं, हालांकि सबसे शक्तिशाली राजवंश लिच्छवी थी जिसकी राजधानी वैशाली थी, जो वैशाली जिले के बसड़ गांव के रूप में जानी जाती थी। राइट। तो ये जो क्षेत्र है उन्होंने अपने को बताए हैं। राइट। पुराणों में वैशाली को अति प्राचीन बताया गया है, लेकिन पुरातत्व के अनुसार बसड़ ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से पहले का नहीं था। बसड़ मतलब आज का नाम है उसका, ये बसड़। तो जहां वैशाली है तो वो जो है उसके अलग अलग बातें पुराणों में भी इसका जिक्र किया हुआ है ना। पुरातत्व बताते हैं कि ये जो 6ठी शताब्दी यानी 500 समथिंग से पुरानी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इसका तो पुराणों में भी उल्लेख है। तो अलग अलग जो विचार है लोग प्रकट करते हैं इस वैशाली को लेकर। हमें इसमें इतना गहराई में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। राइट। पश्चिम की तरफ हमें काशी साम्राज्य मिलता है। इन सबको आप मैप में देखना है ना, इन सबको आप देखो, या तो इस चैप्टर में या फिर अगले वाले चैप्टर में अच्छे से मैप दिया होगा। तो उस मैप में जब आप देखोगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो जो मैप नंबर 7 दिया हुआ है, मैप नंबर 7, चैप्टर नंबर 17 में जो मैप नंबर 7 दिया हुआ है उसमें आप इन जो जगहों के नाम को देखो। काशी देखो है ना, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, काशी, श्रावस्ती, जिसका यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। और जब हम न्यू एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसमें मैं आपको इस मैप को और अच्छे से समझाऊंगा कि कौन कौन सी जगह कहाँ पर है। ज़्यादातर आपको उत्तर क्षेत्र में मिलेगी। राइट। तो इसकी बात कर रहे हैं कि पश्चिम की तरफ काशी था, एक और राज्य आया काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। आज का वाराणसी कहाँ है? वही उसके आसपास का वाला इलाका है वाराणसी, है ना। काशी जो उसके आसपास वाला इलाका है वाराणसी के। राजघाट से खुदाई से पता चलता है कि सबसे पहले बस्तियों की शुरुआत काशी में 500 ईसा पूर्व के आसपास हुई। इस समय शहर मिट्टी की दीवारों से घिरे हुए थे। मतलब ये वाराणसी की अवधि बताई जाए, लगभग आप सभी चीजें आपको 500 बीसी के आसपास मिलेगी, क्योंकि मगध भी 500 बीसी में ही तो था। तो मगध ने जब इन सबको जीता था तो ये भी तो सब 500 बीसी में ही होंगे, है ना। सिंपल सी चीज है। तो ये जो सारा शहर था वाराणसी काशी, वो मिट्टी की दीवारों से घिरा हुआ था। किससे घिरा हुआ था? मिट्टी की दीवारों से। सोचो, आज सीमेंट की दीवारें बना देते हैं ना, तो वो भी 4-5 साल में गिर जाती है ना। आज सीमेंट की दीवारें बनाते वही 5 साल में गिर जाती है, जबकि सीमेंट बनाने वाले ये दावा करते हैं कि ये सदियों तक चलेगी। सदियों तक दावा करने वाली चीजें भी 5 साल में गिर रही है, तो किस युग में जी रहे आप पता लगा सकते हो अपन। जैसे कलयुग कहते हैं ना, वो कलयुग है। और उस समय मिट्टी की दीवारें बनती थी जिसकी कोई गारंटी नहीं लेता था कि कितने सालों तक चलेगी। जैसे ये सीमेंट बनाने वाले गारंटी लेते ना आज कि सदियों तक चले, तो उस समय ये मिट्टी की दीवारें में गारंटी नहीं लेते थे लोग। फिर भी ये दीवारें आज भी बनी हुई है। तो सोचो वो दीवारें कितनी मजबूत होगी, जितनी मजबूत अपने सीमेंट की दीवारें भी नहीं है। तो इस मिट्टी की दीवारें से जो है वो वाराणसी और काशी घिरा हुआ था उस समय में। राइट। प्रारंभ में सभी राज्यों में काशी सबसे शक्तिशाली था। अंततः यह कौशल की शक्ति के सामने झुक गया। मतलब पहले तो काशी ताकतवर था, लेकिन बाद में काशी को जो है हत्या लिया था किसने? कौशल जो राज्य था उसने जो है काशी पर विजय प्राप्त कर ली और काशी को जीत लिया। ये आज अपने धार्मिक स्थल है काशी, कौशल। देखना आप लोग बाग जो है आज
घूमने जाते हैं यहाँ पर, काशी, कौशल, श्रावस्ती, वाराणसी, तो वही क्षेत्र हैं ये, लगभग उसके आसपास ही क्षेत्र हैं, है ना। कौशल ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके को अपनाया और श्रावस्ती में अपनी राजधानी बनाई। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती, जो उत्तर प्रदेश के गोंडा और बहराइच जिले की सीमाओं पर सहत महत के तौर पर जानी जाती है। खुदाई से पता चलता है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के सहत महत, ये आज के नाम दिए हुए, सहत महत, ये आज के नाम है, सहत महत। खुदाई से पता चलता है कि यह ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से पहले किसी भी सूरत में नहीं था। क्या? 5वीं शताब्दी मतलब वही बात आ गई, 400 समथिंग, मैं बता रहा हूँ ना, 500 या 400 बीसी में ही आपको चीजें मिलेगी, ये देखना। कौशल में कपिल वस्तु के सांख्य जनजातीय गणजात, कौशल अभी बताया था मैंने आपको, कौशल सांख्य गण जब मैंने आपको गौतम बुद्ध पढ़ाया था इसे आज पिछले वाली वीडियो में याद करो, उस समय मैंने बताया था कि जो गौतम बुद्ध थे उनके पिता जो थे वो कौशल वंश के जो सांख्य जनजाति थी उनके जो थे वो क्या थे? राजकुमार थे, सांख्य जनजाति के, बताया ना। तो वही जो कौशल में कपिल वस्तु थे, कपिल वस्तु कहाँ है? लुम्बिनी, लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में, बताया ना मैंने आपको पहले वाली वीडियो में, जब हमने बौद्ध धर्म जैन धर्म पढ़ा था, जो लुम्बिनी नेपाल में जो है, लुम्बिनी जो नेपाल में है उसमें है कपिल वस्तु, वहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो सांख्य जनजाति गणतांत्रिक क्षेत्र भी शामिल थे। गणतांत्रिक मतलब भी मैंने आपको बताया था, इतने समय पहले भी जो राजा का चुनाव जनता करती थी कुछ कुछ जनपदों में, है ना, तो वो होता है गणतांत्रिक। तो उसमें ही शामिल थी कौशल। कौशल जो था उसमें सांख्य जनजाति के जो राजा थे उनका चुनाव कैसे होता था? जनता द्वारा होता था। तो गणतांत्रिक व्यवस्था थी उस सांख्य जनजाति में, राइट। कपिल वस्तु की राजधानी बस्ती थी। अब ये जो कपिल वस्तु उसकी राजधानी क्या थी? बस्ती थी, यानी राजधानी बस्ती जिले के पिपरहवा के रूप में बताई जाती है। ईसा पूर्व 500 से पहले पिपरहवा के रहन सहन की शुरुआत नहीं हुई थी। नेपाल में पिपरहवा से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लुम्बिनी सांख्यों की दूसरी राजधानी थी। एक अशोक अभिलेख में इसे गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहा जाता है। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया। ये महात्मा जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी पे हुआ था, राइट। ये मैंने आपको पढ़ाया था। कौशल के पड़ोस में मल्लों के गणतांत्रिक कबीले थे। एक मल्ल, जब अपन ने मल्लो का भी, मल्लो मतलब ये भी एक जनजाति है, तो मल्लो के गणतांत्रिक कबीले भी जो थे वो कौशल के आसपास जो है वो रहते थे। ये मल्लो क्या है? मल्लो एक गणतांत्रिक कबीले थे। मतलब गणतांत्रिक कबीले का मतलब समझे तुम? गणतांत्रिक कबीले, गणतांत्रिक कबीले का मतलब है ऐसा कबीला जो अपने राजा का चुनाव जनता के सहयोग से, जनता द्वारा करता है, वो है गणतांत्रिक कबीला। क्योंकि गणतंत्र मतलब क्या होता है? राजा का चुनाव जनता करेगी। और उस समय भी जो मल्ल कबीला था वो कबीला अपने राजा का चुनाव, अपने शासक का चुनाव लोगों के सहयोग से करता था, तो वो गणतांत्रिक कबीला था मल्ल। जब महात्मा बुद्ध और जब महावीर स्वामी जी का जब निधन होगा उस समय मल्ल का जो नाम है वो जिक्र वहां पर हमें मिलता है कि मल्लों ने उनका अंत्येष्टि संस्कार किया था, राइट। तो ये हम आगे पढ़ेंगे या पहले पढ़ा भी था हमने मल्लों के बारे में। मल्लों की एक राजधानी कुशीनारा थी। अब ये जो मल्ल है वज्जी राजा के उत्तरी सीमा में सटे हुए थे और इनकी राजधानी क्या थी? कुशीनारा। ये मैंने आपको पढ़ाया था। महात्मा बुद्ध जो थे उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनारा में। उस कुशीनारा में रहते थे मल्ल, और इन्हीं मल्लों ने महात्मा बुद्ध जो गौतम बुद्ध थे उनका अंत्येष्टि संस्कार किया था। ये मैंने आपको पढ़ाया था, राइट। जहां गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, वही गौतम बुद्ध को जो निर्वाण प्राप्त हुआ था वो कहां हुआ था? कुशीनारा में। कुशीनारा में कौन से कबीले रहते थे? मल्ल कबीले रहते थे। उन्हीं मल्ल कबीरों ने जो गौतम बुद्ध है उनका अंत्येष्टि संस्कार जो है वो किया था। कुशीनारा देवरिया जिले के में कसिया के रूप में जानी जाती है। जो आज का देवरिया जिला है उसमें जो कसिया है उस जिले के रूप में जानी जाती है। इतना आपको गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको लोकेशन थोड़ी बहुत देखनी है कि वो उत्तर भारत में किन किन जगहों पर है, ताकि आप आंसर लिखते समय इनका यूज कर सके, राइट।
पश्चिम की तरफ यमुना तट पर वत्स थी। वत्स भी एक और जनपद थी जिसकी राजधानी इलाहाबाद के पास कौशाम्बी में थी। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, है ना, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स कुरुवंश थे। वत्स किससे थे? कुरुवंश। ये मैंने आपको बताया था, कुरुवंश, है ना, जो कुरुवंश था उस वंश के थे वत्स, जो हस्तिनापुर से आकर कौशाम्बी में बस गए थे। कुरुवंश कहा था? कुरुवंश था हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में कुरुवंश था, तो उस कुरुवंश के कुछ लोग जो है वत्स में आकर बस गए, कौशाम्बी में आकर बस गए, तो वहां पर उन्होंने नहीं वो कबीला बना दिया वत्स, राइट। तो इस प्रकार से इस जो पॉइंट में ये बताया गया है कि कौन कौन से कबीले, कौन कौन से महाजनपद किस किन जगहों पर फैले हुए थे, राइट। कौशाम्बी को गंगा और यमुना के संगम के निकट के कारण चुना गया था। अब ये जो कौशाम्बी है उसको वत्स जो थे लोग, यानी वत्स जो राज्य था, उन्होंने कौशाम्बी को क्यों अपना राजधानी बनाई? वत्स राजधानी ने कौशाम्बी को, सॉरी, वत्स जो राज्य था, वत्स जो महाजनपद थी, उन्होंने कौशाम्बी को अपनी राजधानी क्यों बनाया? क्योंकि ये गंगा और यमुना के तट पर स्थित थी, लोकेशन के हिसाब से। जैसा कि खुदाई बताती है कि ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में मिट्टी के किले थे। हम कुरु और पंचाल के पुराने राज्यों के बारे में भी सुनते हैं। यहां पर एक और नाम मिलता है, कुरु और पांचाल, जिसकी राजधानी थी अहिछत्र। पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिछत्र। तो इसके बारे में भी हम सुनते हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है, लेकिन उत्तर वैदिक काल की तुलना में राजनीतिक रूप से अब इनका महत्व कम हो गया है। मध्य मालवा, मध्य प्रदेश में चले जाओ, मालवा क्षेत्र में चले जाओ, तो मध्य मालवा और मध्य प्रदेश से सटे हुए हिस्से में अवंती राज्य मिलता है। वहां पर एक और महाजनपद थी अवंती। तो अवंती जो राज्य है वो अपने को मिलता है एमपी मालवा क्षेत्र में, है ना, वो भी एक जनपद थी, महाजनपद थी। इसे दो भागों में विभाजित किया गया। तो उत्तरी भाग में उज्जैन इसकी राजधानी थी, दक्षिणी भाग में महिष्मती इसकी राजधानी थी। अब जो अवंती था वो भी दो पार्ट में था, एक तो था इसका उत्तरी भाग, एक था दक्षिणी भाग। जो दक्षिणी भाग था उसकी राजधानी थी महिष्मती। क्या थी? महिष्मती। और ये उत्तर वाला जो राज्य था उसकी राजधानी थी उज्जैन। ये महिष्मती वो वाला महिष्मती नहीं है, अमरेंद्र बाहुबली वाला, जो बाहुबली मूवी आई थी ना, उसमें जो अमरेंद्र बाहुबली था वो वाला महिष्मती नहीं है, ये महिष्मती दूसरा है ना। तो ये दो राजधानियां अवंती की थी। उज्जैन की राजधानी अलग थी और दक्षिण की राजधानी अलग थी, क्योंकि अवंती जो था वो बड़े क्षेत्रों पे फैला हुआ था, राइट। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के बाद ये दोनों शहर काफी महत्वपूर्ण हो गए। हालांकि उज्जैन ने अंततः महिष्मती को पीछे छोड़ दिया। उज्जैन फिर ज्यादा विकसित हो गया, महिष्मती पीछे रह गया। यहाँ बड़े पैमाने पर लोह कार्य हुए और मजबूत किलाबंदी भी की गई। लोह कार्य क्यों हुए यहाँ पर? क्योंकि हम पहाड़ी लोह युग रहे हैं। तो इस लोह युग में क्या हुआ? उज्जैन में बहुत सारे लोहे के कार्य हुए और उज्जैन जो है वो महिष्मती को पीछे पछाड़ते हुए आगे बढ़ गया, राइट। और बहुत सारे लोहे की जो किलेबंदी जो है वो की गई, राइट। ये अपन क्या पढ़ रहे हैं? ये अपन पढ़ रहे हैं महाजनपदों की लोकेशन के बारे में, है ना, उनकी राजधानियों के बारे में। फिर अपन जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा मगध के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये प्रादेशिक राज्य पढ़ रहे हैं कि जो इस समय का अपना जो प्यारा भारतीय उपमहाद्वीप था, उस प्यारे उपमहाद्वीप में कौन कौन से जो जनपद थी वो कहाँ कहाँ स्थित थी उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। कोई सी जनपद दक्षिण में भी थी, इस प्रकार से। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से आगे भारत का राजनीतिक इतिहास इन राज्यों के बीच सर्वश्रेष्ठता के लिए आर्थिक आपसी संघर्षों का था। मतलब उस समय जो ये जितने भी महाजनपद मैंने पढ़ाई, इनके आपस में क्या रहता था? संघर्ष रहता था। कभी ये जो महाजनपद थी कभी इस पर अटैक करती थी, कभी ये महाजनपद इस पर अटैक करती थी, कभी ये महाजनपद इस पर अटैक करती थी, कभी ये महाजनपद दूसरे पर अटैक करती थी। इस प्रकार से आपसी संघर्ष जो इस समय महाजनपदों के बीच में चलता रहता था। और इन संघर्ष में जो मगध राज्य था, जो मगध महाजनपद थी, वो जो है वो उसने अपना वर्चस्व स्थापित किया। अंततः मगध का राज्य सबसे शक्तिशाली सिद्ध हुआ और एक साम्राज्य की स्थापना हुई। और मगध जो महाजनपद थी, उस मगध महाजनपद ने अंततः सभी जो जनपद थी, सभी महाजनपद थी, उसको आपस में अपने साथ मिला लिया और वो बन गया एक साम्राज्य। क्या बन गया? साम्राज्य। यानी मगध अब महाजनपद नहीं रहा, अब मगध बन गया है महाजनपद से और भी बड़ा, जिसे कहते हैं साम्राज्य। क्या कहते हैं जिसे? साम्राज्य। उत्तर पश्चिम में, यानी भारत के उत्तर पश्चिम में गांधार और कंबोज महत्वपूर्ण महाजनपद थे। अब भारत न केवल इस भारत वाले इलाके में,
यानी हम केवल भारत वाले इलाके की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, हम केवल भारत वाले इलाके की बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो भारत के बाहर वाला क्षेत्र था, मतलब इसके अलावा जो भारत के बाहर वाला क्षेत्र था, मतलब ये पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात करें तो वहां पर भी महाजनपद थी। एक तो थी गांधार, एक थी कंबोज। कंबोज और गांधार जो थी वो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित दो महाजनपद थी, राइट। कंबोज को, यानी ये जो महाजनपद है उत्तर पश्चिम में, कंबोज को पाणिनि के ग्रंथ में जनपद तथा पाली ग्रंथों में महाजनपद कहा गया है। मतलब इस कंबोज को पाणिनि जो ग्रंथ अभी पढ़ा ना, अष्टाध्यायी ग्रंथ पाणिनि द्वारा लिखा गया, उसमें तो कंबोज को बताया जनपद, जबकि पाली ग्रंथ जो ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए, सॉरी जो बौद्धों द्वारा लिखे गए पाली ग्रंथ, उसमें इसको बताया महाजनपद। मतलब किस ग्रंथ में तो इसमें इसको बताया महाजनपद, किसी ग्रंथ में बताया इसको जनपद। यह मध्य एशिया में पामीर क्षेत्र में स्थित था। पामीर का पठार जो है वहां पर यह स्थित था, जो बड़े इलाकों में आधुनिक ताजिकिस्तान में फैला हुआ था। मतलब ये कंबोज कहाँ था? ताजिकिस्तान में था। ताजिकिस्तान में ईसा पूर्व 1500 से लेकर 1000 के पास इंडो आर्य बोलने वालों से जुड़े घोड़ों, रथों और स्पोक युक्त पहियों, शमशान और स्वास्तिक के अवशेष पाए गए हैं। मतलब ये जो कंबोज जनपद है, जो ताजिकिस्तान के क्षेत्र में स्थित था, वहां पर अपने को इन चीजों के अवशेष अपने को मिले हैं। किन किन चीजों के? स्पोक वाला पहिया। स्पोक वाला पहिया मतलब ऐसा सॉलिड पहिया नहीं, उसमें से स्पोक थे। पहले जो पहिया था वो क्या होता था, यहाँ पर बीच में छेद होता था, बाकी यहाँ पूरा एक सॉलिड होता था। सॉलिड का मतलब है कि पूरा भरा हुआ, मतलब लकड़ी का पूरा भरा हुआ। पत्थर का है तो पत्थर पूरा भरा, इससे क्या होता था, बहुत भारी होता था ये। फिर बाद में इसको छोड़कर फिर लोगों ने क्या अपनाना शुरू कर दिया, इस पहिए को छोड़कर इस वाला पहिया अपनाना शुरू कर दिया। इस पहिया में क्या होता था, ये स्पोक होते थे। स्पोक से क्या हुआ, पहिया थोड़ा हल्का हो गया, है ना, और यहाँ पर बीच में छेद हुआ करता था, ये स्पोक होते थे, तो पहिया थोड़ा हल्का हो गया। तो ये स्पोक वाला पहिया, शमशान, स्वास्तिक, स्वास्तिक मतलब ये इसके चिन्ह है ना, और रथ मतलब जो घोड़ों द्वारा खींचा जाने वाला रथ है, उसके अवशेष, घोड़े, इन चीजों के जो अवशेष अपने को मिले हैं, राइट। ईसा पूर्व 500 के आसपास कंबोज में संस्कृत और पाली दोनों बोली जाती थी, जो उत्तर पथ द्वारा पाटलिपुत्र से जुड़ा हुआ था। मतलब ये जो कंबोज है, ऐसा नहीं है कि जो कंबोज भारत के बाहर है तो ये बिल्कुल अलग था, ऐसा नहीं था। ये उत्तर पथ यानी जो उत्तर के राज्यों को जोड़ता था, उससे ये जो यहाँ के मगध है, ये जो दूसरे जो जनपद है, महाजनपद है, उनसे ये आसानी से क्या हुआ था, जुड़ा हुआ था। उत्तर पथ और दक्षिणापथ पढ़ेंगे। उत्तर पथ और दक्षिणापथ। दक्षिणापथ मतलब दक्षिण को जोड़ने वाला पथ, उत्तर पथ मतलब उत्तर को जोड़ने वाला पथ। तो उत्तर को जोड़ने वाले पथ, पथ मतलब होता है रास्ता, तो उन रास्तों से ये जो है आपस में कौशल, जो कंबोज आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे, राइट। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है जिसमें हमने पढ़ा कि जो प्रादेशिक राज्य है उसमें महाजनपद के बारे में हमने पढ़ा कि कौन कौन सी महाजनपद उस समय मौजूद थी, कौन कौन सी महाजनपद किस किस जगह पर थी, किन किन महाजनपदों की राजधानियाँ क्या थी। तो वो जो चीज़ें हमने इसमें अच्छी तरीके से समझी। इसी अध्याय का जो पॉइंट नंबर 2 है उसमें हम प्रॉपर पढ़ेंगे मगध राज्य के बारे में, क्योंकि मैंने आपको अभी पढ़ाया कि जो मगध महाजनपद थी उसने धीरे धीरे जो आसपास की जो जनपद थी, महाजनपद थी, उसको अपने क्षेत्र में शामिल करना शुरू कर दिया अपनी सेना के बल पर, है ना, जैसे योद्धा के बल पर, है ना। तो ये जो मगध है वो महाजनपद नहीं रही, अब क्या बन गई, साम्राज्य बन गया। मगध क्या बन गया, साम्राज्य। तो इस प्रकार से मगध साम्राज्य जो है उसका उदय कैसे हुआ, है ना, मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, और उदय होने के बाद उसका विकास जो है वो कैसे हुआ, उसका विकास जो है वो कैसे हुआ, इसमें हम पढ़ेंगे, राइट। उदय होने के बाद उसका विकास कैसे हुआ वो इसमें पढ़ेंगे, राइट फ्रेंड्स। ये अपन पढ़ेंगे अगली वीडियो में। इस वाली वीडियो में हम केवल इतना ही पढ़ते हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।